वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और थोड़ा सा हालात जो है वो जज्बात जो हैं वो बेहतर हो गए होंगे, क्योंकि हमने देखा कि दो बड़ी शिकस्त हमारे सामने हुई। पाकिस्तान हारा साउथ अफ्रीका से, इंडिया हारा ऑस्ट्रेलिया से, और एक जिस तरह से मतलब इतना क्लोज जाकर पाकिस्तान ने अपना मैच हार लिया। इसी तरह से अगर हम देखें तो इंडिया में भरपूर अंदाज में जो कोशिश की जायसवाल ने, लेकिन उसका साथ कोई नहीं दे पाया। नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी वो भी इस बार कुछ नहीं कर पाए हैं। तो हालात दोनों तरफ से थोड़े से जो है वो गंभीर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अभी एक एक मैच दोनों ममालिक का बाकी है। पाकिस्तान ने भी एक मैच अपना खेलना है, भारत ने भी खेलना है। और पाकिस्तान भारत की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों ही टेस्ट मैच इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़रों में हैं। बहुत सारे आई बॉल्स जो हैं वो दोनों मैचेस को देख रहे हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। दूसरी जानिब जो अगर हम PSL की बात करते हैं तो PSL भी, उसमें भी बहुत सारे नए नाम शामिल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2024 अपने इख्तिताम पर है और पाकिस्तान टीम अगर 2024, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी ये हमारा इख्तिताम कोई बहुत शानदार अंदाज में नहीं हो पाया। हमने टेस्ट मैच अपना हार लिया। शायद अगर आज के दिन तक वो जारी रहता, कुछ बेहतर अंदाज में सूरत हाल हो जाती, आप विकेट्स हासिल कर लेते तो फिर शायद जो है वो आपके नाम हो जाता। लेकिन ये कि कल के दिन में ही मैच ख़त्म हो गया और 2 विकेट से जो है वो साउथ अफ्रीका ने अपना टेस्ट मैच विन कर लिया। तो इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट का एक बहुत उम्दा नाम इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। योर वेलकम। और सबसे पहले तो ये है कि इरफान साहब, अगर हम देखें साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एक बहुत शानदार टीम है टेस्ट की, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली दे आर मोस्ट प्रोबेबल टू बी विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एज वेल। लेकिन ये है कि पाकिस्तान भी अभी इंग्लैंड से एक जीत कर जिस तरह से जा रहा था, फिर साउथ अफ्रीका पर जिस तरह से हम डोमिनेंट रहे हैं, तो उसके बाद लग नहीं रहा था कि टेस्ट में हम इतने क्लोज जाकर जो है वो पीछे हो जाएंगे। क्या रीज़न रही कि मोहम्मद अब्बास एक इतनी ज़बरदस्त अंदाज में विकेट्स हासिल करने के बाद लास्ट में जाकर रबाडा के हाथों जो है वो गिरफ्तार हो गए? देखें, मेरा पाकिस्तान का जो 1 साल का डिबैकल था, उसके बाद 3 मंथ हमारे बड़े अच्छे गुजरे। इंग्लैंड से हमने विक्ट्री टेस्ट में हासिल की, इसी तरह साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया, पहली साइड बन गए बल्कि, जिसने उनको उनके घर में हराया और वाइट वॉश किया। और इसी तरह हमारी जो कनेक्टिव, वो आप बात करें कि जो विक्ट्री का एक कनेक्शन था वो बहाल हो गया समहाउ। और हम ODI फॉर्मेट तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो टेम्पलेट है वो शायद पाकिस्तान को मिल चुका है। टेस्ट के अंदर मुझे लगता है और T20 में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कुछ कर रहे हैं और रिपीटेडली कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर बात करें तो पहले टेस्ट मैच में भी हमने आलमोस्ट उनके 200 के करीब 8 आउट कर लिए और फिर हमने 9वीं विकेट में आलमोस्ट 85 के करीब रन्स करवा दिए। टेस्ट मैचेस का हमेशा कहा जाता है कि सेशन वाइज होता है, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और ये इस टेस्ट मैच के अंदर नहीं है। ये अगर आप बांग्लादेश के मैच भी देखें, दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर जो बांग्लादेश से हम अपने घर में आ रहे तो वी वर ऑन द बेटर पोजीशन। हमने बांग्लादेश का पिंडी टेस्ट में जो सेकंड टेस्ट मैच था 6 आउट कर दिए थे 26 पे, उसके बाद हमने 250 की पार्टनरशिप करवा दी। तो ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हम टेल से ऐसे रन करवा देते हैं जैसे कोई बेटर खेल रहा है, और ये पास में भी होता था बट अब कंटिन्यूसली हो रहा है। और इस मैच के अंदर पहले हमने 8वीं विकेट से 9वीं विकेट की पार्टनरशिप 85 रन की आलमोस्ट करवा दी। इधर भी हमने 99 पे 8 आउट करके, और सारे दुनिया यही समझ रही थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा और पाकिस्तान मैच हार गया। इसमें चलें टेक्निकली अगर देखा जाए तो 2 मिस्टेक मुझे एज ए कैप्टनसी में नज़र आई। एक ये है कि आपके पास कोई इस तरह का पेसर नहीं था जिस तरह पास में वसीम अकरम, वकार यूनुस या आप कहना शुएब अख्तर था, जिसका एक्सप्रेस पेस होता है तो टेल के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे मीडियम पेसर थे। तो जब सारे मीडियम पेसर होते हैं तो आपको कई दफ़ा होता ये है कि आपको प्लान करके आउट करना पड़ता है। जब आपको वो, क्योंकि वो चला रहा था, रबाडा जो था वो नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल नहीं रहा था, तो आपको प्लान ये करना होता है कि आप शॉर्ट बॉल कराते हैं, फील्डर पीछे ले जाते हैं या ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल करते हैं, उधर फील्डर पैक कर देते हैं। तो ऐसी कुछ कैप्टनसी की कोई हमें ना बॉलर की तरफ से ऐसी प्लानिंग नज़र आई, ना कैप्टन की ऐसी गेम अवेयरनेस नज़र आई कि वो अपने बॉलर को कहता कि अच्छा ये सामने अच्छा खेल रहा है या कवर पे अच्छा खेल रहा है, इसको शॉर्ट बॉलें करवाएं, मैं 2 फील्डर पीछे लेता हूँ, मारने दे से। तो एक आदमी मिस क्यों होगा, वो बैटर तो था नहीं। तो ये मसला था। फिर दूसरा ये होता है कि टेल को सबसे आउट करने का जो कन्वीनियंट मेथड होता है वो स्पिनर होता है। स्पिनर पे ओबियसली उसे स्लॉक करना था। स्लॉक के अंदर आपके पास पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका कोई टॉप एच लगता है, कोई आपका कैच हो जाता है, तो या इवन मेरा ख्याल है साइम सबसे आइडियल स्पिनर था आपके पास कि वो आपका मिस्ट्री बॉलर है, अंदर भी बॉल लाता है, वो बाहर भी निकालता है, ऑफ ब्रेक भी कर लेता है। तो साइम को 2 ओवर देने चाहिए थे। 1-2 ओवर आप सलमान अली आगा को दे सकते हैं।
तो ये जब कैप्टन इस तरह की, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके कैप्टन की गेम अवेयरनेस अपने 11 लड़कों से भी अच्छी होनी चाहिए और आपके ऑपोजिशन के भी 11 प्लेयर से अच्छी होनी चाहिए। वो एक अच्छा श्रूड या क्लेवर कैप्टन होता है। ऐसा नहीं है कि आप हैपनिंग का वेट करते रहें और बैठ के देखते रहें, अच्छा जी अब आउट होगा, अब आउट होगा। ऐसे नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको हमेशा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। बॉल टू बॉल आपको हर बॉल पे बैट्समैन, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको बैट्समैन का माइंड को रीड करना है, और अगर आप खुद बैटिंग कर रहे हैं तो आपको बॉलर के माइंड को रीड करना है। तो बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है शान मसूद कंप्लेसेंट हो जाते हैं और वो चीज़ों के होने का वेट करते हैं। ऐसा नहीं होता। और इसी तरह अगर हमने रिजवान की कप्तानी देखी तो रिजवान कई दफ़ा प्रोएक्टिव होता है। आपको याद होगा तीसरे मैच में क्लासन जो था वो छक्के मार रहा था और लग रहा था कि शायद ये मैच अवे ले लेगा। वो शाहीन को लेके आए, शाहीन ने उनको 2 शॉर्ट बॉलें करवाई, उन्होंने 2 छक्के मारे। शाहीन ने फिर उधर करवाई, ठीक है, वो थोड़ी सी स्लो वन करवाई, वो बाउंड्री पे कैच आउट हो गया और पाकिस्तान ने मैच अपने नाम कर लिया। तो बताने का मकसद ये है कि कई दफ़ा आप चीज़ें प्लान करते हैं फिर उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, और अगर आप कहेंगे कि जी बॉलर ही कुछ करेंगे मैं खड़ा होकर देखता रहूँगा तो ऐसा होने का नहीं है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे लगता है इस टीम के अंदर देखें तो शाहीन का होना बड़ा मस्त था। शाहीन जो मोमेंटम गेन कर रहा था, वो ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब तो पुरानी बॉल के साथ ये सबसे खूबसूरत चीज़ जो नज़र आई कि वो पुरानी बॉल के साथ न्यू बॉल से, तो वो शुरू से उनकी यूनिकनेस है कि वो बॉल अच्छी करते हैं, बट जिस तरह वो पुरानी बॉल से उन्होंने आउट करने शुरू किए थे। और ये रमीज़ राजा साहब की भी मैं बात करूंगा, रमीज़ भाई भी एक दिन बात कर रहे थे, ये कहते शाहीन इन पिचेस पे नहीं खेलेगा तो दुनिया में कहाँ खेलेगा। आपने उसको कॉन्फिडेंस देना था। कहा तो यही जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए उसको सेव किया, बट मेरा मानना ये कि ये टेस्ट मैच ही बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो फिर वो आपने उनको लीग के लिए कैसे अलाउ कर दिया? हाँ, मतलब लीग के लिए भी, इवन आपकी, मेरा ख्याल है एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपकी, आप क्रूशल मोमेंट पे यूज़ करते हैं। बॉलर को भी तो देखें ना आपने, जैसे कल अब्बास से आपने 20 ओवर कंसेक्टिव करवा लिए, शायद मेरा ख्याल है ये भी हिस्ट्री थी कि आपके किसी बॉलर ने इकट्ठे ही 20 ओवर करवा दी हो। खैर वो मीडियम पेसर है तो चलें वो चल जाता है, बट आप शाहीन जैसे जिस तरह ये खेल रहा था, शाहीन के लिए तो इस तरह के टेल को आउट करने का मसला ही नहीं है। और हमारी जो अभी बॉलिंग लाइनअप है उसमें मुझे लगता है सिर्फ शाहीन ही ऐसा बॉलर है कि जो टेल को अच्छी तरीके से आउट कर सकता है। बाकी अगर देखें तो नसीम शाह का भी पेस ड्रॉप हो गया, वो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कुछ कर पा रहे। चलें एक एवरेज बॉलर के तौर पे मैं अगर कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। एक्सप्रेस पेस की बात करें तो हारिस रऊफ है, बट वो टेस्ट नहीं खेलते। तो ये हमें शाहीन का मेरा ख्याल है कि एक जो मिस्टेक की, और ये जो कप्तानी को हमने मेरा ख्याल है यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। और मेरा ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेक और ब्रेक वाली सीरीज़ भी शान मसूद के लिए है। और आप जानते हैं कि उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, और एज अ प्लेयर तो वो टीम में बनते ही नहीं है जगह उनकी। वो हर मैच में 20, 25, 25, 30, 28 करके आउट हो जाते हैं, विकेट अपनी थ्रो कर देते हैं। तो ये भी उनके माइंड को अपने इस ब्लॉक से बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरी सिलेक्शन क्या है शॉट्स की। अगर मैं एज ए ओपनर या नंबर 3 का बैटर हूँ और एज ए कैप्टन हूँ, अगर कैप्टन ही ऑनर्स लेना नहीं जानता कि मैंने कैसे इनिंग्स को बिल्ड करना है, आप फिर सबको सीखना पड़ेगा सौशकील से कि किस तरह उन्होंने मुश्किल पिच के ऊपर, वो लगता था किसी लदा पिच पे खेल रहे हैं, तो आपने उनसे फिर सीखना है। आपने सलमान लियागा से सीखना है जिस तरह उन्होंने ओडीआई में कुछ इनिंग्स खेली। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ प्लेयरों के लिए ना अब ये अवेकनिंग कॉल है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका कैरियर मुझे आगे नजर नहीं आ रहा। देखिए, आई टोटली एग्री विद व्हाट हैव यू सेड कि शान मसूद की परफॉर्मेंसेस भी क्वेश्चन हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ऑल्दो वो बहुत अच्छा है, वो बोलता बहुत अच्छा है, वो सिचुएशन को हैंडल बहुत अच्छे तरीके से करता है, काम है, लेकिन कामनेस के साथ साथ थोड़ा अंडर प्रेशर भी हो जाते हैं वो। समटाइम्स ही बिकम्स वेरी एग्रेसिव एंड समटाइम्स ही बिकम्स बिल्कुल ही अंडर प्रेशर हो जाते हैं वो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये टेस्ट में थोड़ी सी नहीं समझ आती हैं, बिकॉज टेस्ट एक टेम्परामेंट का नाम है। बट ये है कि हम कुछ भी कबल अज़ वक्त है कहना, अभी एक टेस्ट और बाकी है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो जैसे मोहम्मद अब्बास के बारे में हम पहले दिन बात कर रहे थे कि मोहम्मद अब्बास का वो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 3 साल बाद आप उन्हें ले आए, आपने किस बेस पर लेकर आए, बट देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज वेल। काश वो लास्ट में भी ज़रा विकेट्स हासिल कर लेते तो भारत को भी थोड़ा सा हौसला हो जाता और हम अपने लिए भी कोई जीत सामने रख लेते। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने दोनों ही जगहों का इस वक्त जो टीम है उसने दिल तोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि मोहम्मद आमिर ने इस हवाले से ट्वीट किया, उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में कहा कि कोचेस को बुलाइए और उन्हें बताइए कि मोहम्मद अब्बास को जो 3 साल आपने रोक के रखा है, तो ये उनके सबके चेहरे पर एक तमाचा है कि उन्होंने किस तरह से जवाब दिया है। तो ये जो चीज़ है, जो कोचेस के बारे में जो बात कही जा रही है, इट्स ट्रू कि हम लोगों ने बहुत लोगों का वक्त ज़ाया किया है। डू यू एग्री विद दैट पॉइंट? 100% बिल्कुल ठीक बात है। ये सिर्फ मोहम्मद अब्बास नहीं, इसमें आपके कई लड़के ऐसे आएंगे, साजिद भी है,
मतलब आपके देखे तो आपने 16-17 लड़कों को जिसको सेलेक्ट करते थे खिलाते नहीं थे, खिलाते थे तो एक मैच खिलाया। फिर कामरान गुलाम है, कामरान गुलाम है। इवन अगर आप पास में देखें तो 2018-19 में राहत अली थे, मोहम्मद अब्बास थे, जुनेद खान थे, मोहम्मद इरफान थे, ये कुछ ऐसे 8-10 लड़के थे जो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे थे। एकदम सबको साइडलाइन कर दिया गया। हाँ। और कोई रीज़न भी नहीं बताई गई। इन सब से अगर बेहतर कहा जाए तो मैं तो जुनेद खान को रेट करता हूँ कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा था और जिस तरह की उनकी अल्लाह ताला ने उनको ब्लेस किया था बॉलिंग के लिहाज से, मोहम्मद आमिर और जुनेद खान दोनों ही, और हमारे तो चैंपियन ट्रॉफी के हीरो भी हैं दोनों 2017 में। तो इन प्लेयर को हमने कई जगह ज़ाया किया। और जो बात हम करते हैं नेपोटिज्म की, फेवरेटिज्म की, तो हमारे कोचिज़ का सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि अगर कोई लड़का पसंद नहीं है, वो सलाम नहीं करता, वो बात नहीं अच्छे तरीके से उस तरह करता है जिस तरह वो चाहते हैं, तो वो आप उसको पहले ही बता देते हैं आप टीम में नहीं है। समी असलम का मैं नाम लेना चाहूँगा। हाँ। वो एक ऐसा स्टार था जिसे मैं, जब मिकी आर्थर और ग्रांड फ्लावर कोचिंग करवाते थे तो अक्सर मेरा जाना होता था। वो उस टाइम 2015-16 की बात बता रहा हूँ, वो तब कहते थे कि पाकिस्तान के 2 स्टार हैं और फ्यूचर के आपके एक आइकॉनिक प्लेयर हैं, बाबर आजम और समी असलम। और वो टेस्ट में जिस तरह वो लड़का रन्स कर रहा था और उसने जो डोमेस्टिक था उसमें दोनों इनिंग्स में 100 किया उसने, और वो जब पूरा स्टेडियम या जितने भी लोग थे दोनों टीम के उसके लिए क्लैप कर रहे थे। और उस टाइम के जो कोच थे उन्होंने उसको जब रोप क्रॉस कर रहा था उससे कहा तो इतना खुश ना हो, पहले अपना फैट लेवल घटा, तो नहीं टीम चाहता। तो आप मोराल किस तरह किसी बच्चे का गिराते हैं। और वो लड़का उस टाइम 200 करने के बाद अपना बैग पैक किया और यूएसए चला गया। तो उसको नजर आया कि जी मैं जब ये करके भी मेरा कोच मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है। और उस टाइम कम से कम मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, मैंने नाम लेना चलिए मुनासिब नहीं है, 5-6 लड़के ऐसे थे जो अपना यो टेस्ट और फिटनेस टेस्ट पूरा शायद उस तरह नहीं कर रहे थे, जो समी असलम से नीचे थे और जिनके फैट्स लेवल जिसकी बात की जा रही है वो ज़्यादा थे, और आपने टीम में रखा हुआ था। तो ये तो हमारे कल्चर का अनफॉर्चुनेटली पार्ट रहा है। देखिए इरफान, मैं एक चीज़ कहूँगी यहाँ पर कि मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि अगर हम उमर अकमल की बात करते हैं ना टेस्ट में, हमारे पास अभी फ़िलहाल ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं, इरफान है, सलमान अली आगा हैं, या जितने भी लोग हमें नज़र आते हैं या ओडीआई में हमें नज़र आए हैं, तो आप देखिए कि ये लड़के उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं जितना उमर अकमल था या आज भी है, या इन तमाम लड़कों के अगर आप स्टैट्स निकाल कर देखते हैं तो उन स्टैट्स का कोई मुकाबला उमर अकमल के साथ भी नहीं है। एवरेज देख लें आप सबकी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डोमेस्टिक के अंदर हमने उमर अकमल को नहीं देखा है, हमने आज़म खान को देखा है। क्या आज़म खान की फ़िटनेस उमर अकमल से ज़्यादा बेहतर है जो वो टीम में है? तो ये जो एटीट्यूड की वजह से जो खिलाड़ियों को स्नब किया जाता है, ये तो हमारे पास उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इस तरह के कई दूसरे प्लेयर्स भी हैं। अहमद शहजाद क्योंकि थोड़ा ब्लंट है, उनको बिला वजह इग्नोर किया गया है हर जगह पर, PSL से लेकर हर जगह पर उनको जो है वो हमने पीछे किया है। और वो खुद कहते भी रहे कि आई वॉन्ट टू बी इन द टीम, लेकिन ये कि उनको किसी ने मौका नहीं दिया। देखिए इसमें मेरा दोनों तरफ का मसला है। इधर अगर आप बात करें जिन प्लेयर्स के आप नाम ले रहे हैं, बोर्ड की हद तक भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने भी ज़्यादतियाँ की गई, कुछ ऐसी चीज़ें की गई, बट प्लेयर के पार्ट में भी कई मसाइल आए। अगर आप दूसरे पार्ट का भी बोर्ड की साइड से या कोचेस के पार्ट पे भी नैरेटिव सुनेंगे तो उनकी तरफ से भी इनकी चीज़ें, इनकी साइड से भी कुछ ऐसे मामला वो मसाइल आज भी हैं प्लेयर्स के साथ। लेकिन वो उसको लेकिन वो ये कि बस वो यस सर कर देते हैं। नहीं, इसमें देखें उसमें 2 चीज़ें थी। अगर तो ये प्लेयर अपना फोकस गेम पे रखते ना, देखें आपका कोई प्लेयर होता है जिस पे प्रॉब्लम आती है, जैसे फ़खर ज़मान की मिसाल ले लेता हूँ। फ़खर ज़मान का मसला आया, सब कुछ हुआ, उसने क्या किया, उसने क्रिकेट नहीं छोड़ी, वो आके साथ ही उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। पूरे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, मीडिया ने बात की, सोशल मीडिया ने बात उठाई, एक्स क्रिकेटर ने बात उठाई, उसने कोई ऐसी बाद में स्टेटमेंट नहीं दी। जो प्रॉब्लम आ गया वो आके चैंपियन कप खेला T20 और उसमें परफॉर्म किया। अब उस जब परफॉर्म करने के बाद अपनी फिटनेस शो की तो सब ने कहा, बोर्ड के अंदर से आवाज़ आना शुरू होगी, नहीं फ़खर की जगह टीम में बनती है, वो चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट होना चाहिए। ये क्या करते हैं कि जब ये नाराज़ होते हैं, कुछ ऐसा होता है, ये घर में नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। जैसे कि तो मैंने दोनों से जाता है ना, जब वनडे कप हुआ उसमें चैंपियन कप का, तो दोनों को बोर्ड ने कहा और मेरी भी दोनों से बात हुई, उमर अकमल तो मेरे शो में भी आए, तो मैंने कहा आप जाएं परफॉर्म करें। कहते जी क्या गारंटी है मैं परफॉर्म करूंगा और टीम में आऊंगा। मैंने कहा उमर भाई आप परफॉर्म करें, आप करें, दुनिया देख रही है, आपकी परफॉर्मेंस घर में तो होनी नहीं है, ये तो ग्राउंड में होनी है, मीडिया के आगे होनी है, दुनिया ने देखना है। तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब आप नाराज़ होकर घर बैठ जाएंगे और बाहर लीग खेलने चले जाएंगे, अपने सिस्टम को तो आप फॉलो नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आएंगे। हाँ, मैं दूसरी तरफ आमिर और इमाद के इंक्लूजन के भी खिलाफ था। दोनों की टीम में जगह बनती थी वर्ल्ड कप से पहले, बट जिस तरह पैराशूट के थ्रू उनको लाया गया वो मेथड गलत था। आपने तमाम को मैसेज दिया। अब प्लेयर क्या चाहता है,
अब उमर अकमल भी यही चाहता है, अहमद शहजाद भी यही चाहता है, XYZ भी ये चाहता है कि जिस तरह उनको मना के हाथ जोड़ के टीम में लाया गया, हमें भी इस तरह लाया जाए। ऐसा होना नहीं है। ये इरफान साहब, मैं अगेन आई विल से कि अगर ये इबाम है किसी के भी माइंड में, किसी भी प्लेयर के माइंड में, कि क्या इसकी गारंटी है कि मैं अगर खेलता हूँ और मुझे टीम में शामिल कर लिया जाएगा, तो ये इबाम भी बोर्ड ने डाला है सबके दिलों में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपने अपना पार्ट करना है। मेरा देखें, आप कई दफा होता है जब काम कर रहे होते हैं, क्या उस्मान कादिर अगर हम देखें तो क्या वो नहीं हमारे हाथों से चलेंगे? मतलब लाइक ही जस्ट गेव द रिटायरमेंट विद सैड एलिमेंट। उनके घर वालों ने इनफैक्ट इसके ऊपर रिएक्ट किया, तो हमने कितने ही लोगों को ऐसे गवाया। क्या मोहम्मद आमिर को अगर हमने शामिल नहीं कर रहा, मैं आपकी बात, मेरा पॉइंट ये है कि प्लेयर के पार्ट पे भी एक चीज़ है कि वो अपना जो उसका काम है वो करता रहे। अब फवाद आलम की एग्जांपल दुनिया के लिए एक मिसाल है, नॉट फॉर ओनली फॉर पाकिस्तान। 12-13 साल वो कंसेक्टिव रन्स करता रहा और यूनस के होते हुए, मिसबा के होते हुए उसकी टीम में जगह नहीं बनी, उसको नहीं खिलाया गया। ये दोनों रिटायर होते हैं, उसको बुलाया जाता है, वो 4-5 साल पाकिस्तान को फिर भी सर्व करके चला जाता है। तो उसने दुनिया को क्या मैसेज दिया? उसने मैसेज ये दिया कि आपका काम जो है वो करते रहना, आपने परफॉर्म करते रहना। जिस लेवल पे भी आपको क्रिकेट मिल रही है, खासतौर पे अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने अपनी पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलनी है ना, तो वो डोमेस्टिक खेलता रहा और जब अपॉर्चुनिटी आई वो दोबारा इन हुआ। और मैं अक्सर मानता हूँ कि जब आपके पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट होता है ना, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, फिर दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब मैं समी असलम के अगर पार्ट पे, जैसे मैंने ही एग्जांपल आपको दी, अगर समी असलम दिल बर्दाश्ता ना होता, अपना टेम्परामेंट लूज ना करता, वो 6 महीने साल बाद फिर भी टीम में था। वो कोच क्या, जो उस टाइम कोच था वो सारी जिंदगी के लिए था। वो थोड़ा सा समी असलम वेट कर लेता, या 200 किए थे वो 600 और कर देता। कामरान गुलाम ने भी तो 4 साल वेट किया ना अपनी बारी का। 3 साल पहले उसने 37 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जब उसकी दुनिया की बेस्ट फॉर्म थी शायद उसके कैरियर की। आपने वो 3 साल कैपिटलाइज नहीं की, आपने यही यूटिलाइज की। आई एग्री विद दैट। लेकिन वो अपना काम करता रहा, वो खेलता रहा। उसके भी माइंड में 100 चीज़ें आई होंगी, मैं गेम छोड़ देता हूँ। साजिद खान की मिसाल ले लें, नुमान की बात कर लें, क्या इन्होंने गलत किया था कि कोचेस ने इनको 2 साल बाहर कर दिया? आपका अभी बॉलिंग कोच अजहर महमूद पहले मैच में कह रहा है पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, और जब इन्होंने मैचेस दोनों जिता दिए फिर रो रहे हैं, मेरे से गलती हुई जी, मुझे पता नहीं था हमारे पास टैलेंट है। तो अगर आपके कोच को नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या टैलेंट है, आपके पाकिस्तानी कोच, तो ये जो आपका साजिद खान है, इनको आपने अभी कौन सी कोई बहुत इज्जत के हार पहना दिए हैं? अभी भी टेस्ट के अंदर आप उन्हें नहीं लेकर गए हैं। व्हाट इफ आप उन्हें ले जाते, कम से कम उनका एक मोराल तो कायम रहता। कम से कम वो ये तो कहते कि ठीक है, मतलब चले मुझे लेकर तो गए, मेरी कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो आप क्या अबरार को नहीं आपने पूरा टूर करवाया और आप उनको बिला वजह, कई मैचेस में हमने देखा है उन्हें, क्या उस्मान खान के साथ ये नहीं हुआ? बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ये सब होता है। अच्छा, ये पाकिस्तानी ना माइंडसेट का मुझे एक इधर समझ नहीं आती। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, नेथन लाइन, अगर उनको लगता है कि ये हमारी एक ऐसी कमोडिटी है कि जो जिसकी यूटिलिटी है, तो वो चाहे पर्थ में, दुनिया की सबसे तेज पिच पर्थ की है, वो पर्थ में भी खेलेगा। अब कल देखें, ऑस्ट्रेलिया जब रेडी और वो सब मार रहे थे और वो एक सेंचुरी 2 दिन पहले वो कर रहा था और एक कंटिन्यूसली वो पिटाई हो रही थी, तो जो लास्ट 2-3 विकेट्स थी वो किसने लेके दी? वो नेथन लाइन ने लेके दी। ठीक है, जो मैं बात अभी कर रहा था अपने पाकिस्तान के टेस्ट मैच के लिहाज से, दुनिया की तेज पिच थी, सेंचुरियन की विकेट पे बॉल हिलता है। कई दफ़ा टेल को आउट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल जो होता है वो आपका स्पिनर होता है। और दूसरा उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो पेसर होता है, जब वो कंटिन्यूसली बॉल करता है, जैसे अब्बास ने कल आपने फटीक किया, अब्बास का ये नहीं कि उसकी स्विंग खत्म हो गई थी, अब्बास वॉज फटीक बेसिकली। 20 ओवर इंसान है, कोई वो ऐसा कोई उसकी मशीन तो है नहीं है कि वो कराई जाएगा, गधे घोड़ों की तरह उसे भगाई जाएंगे। तो जब 20 ओवर करवाए, उसकी बॉडी फटीक होगी, तो उससे बॉलिंग का पेस और ड्रॉप, पहले ही उसकी 1.25 है, जब 1.25-30 का पेस 1.15-20 पे आ जाएगा, चाहे स्विंग भी उसमें हो, तो आपके लिए हिटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो आपका उसमें काम क्या होता है कि कई दफ़ा 2-4 ओवर 5 ओवर का स्पेल आप स्पिनर से करवाते हैं, तो आपके पेसर को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसको रेस्ट मिल जाता है, फिर दोबारा उसे स्क्वीज इन कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको कहीं स्मार्टली मूव करना चाहिए। और साजिद खान ने ये जो मैचेस ना सिर्फ अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को जिताए, अपने माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज से जितवाए। जिस तरह उन्होंने इंग्लिश प्लेयर को आके आंखों में आंखें डाली, जिस तरह का अग्रेशन शो किया, हमारे तो किसी प्लेयर में नहीं था। हमने तो 500-600 करके और जिस तरह मारना शुरू किया इंग्लैंड ने हमें, हमारे बॉलर्स तो आंखें छुपा रहे थे। ये तो वाहिद बॉलर आया जिसने उनकी आंखों में आंखें डाली। और ना सिर्फ बॉलिंग के अंदर, इसने और नुमान ने तो आपको टेस्ट मैचेस जो वो बैटिंग में भी जितवाए, तो नजरों से स्लेजिंग कर रहे थे। और इस तरह इन्होंने दोनों ने आके हिटिंग की। सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में एक पोजीशन ऐसा आ गया था, पाकिस्तान वाज डाउन, तो इन्होंने आके जो 60-70 की पार्टनरशिप, 80 की पार्टनरशिप सेकंड मैच में, तीसरे मैच में भी लगाई,
उससे पाकिस्तान मैच जीता। सुलेमान अली आगा के साथ बड़ा अच्छा चिपन किया इन्होंने। तो ये सिर्फ बॉलर नहीं है, ये बैटर भी पूरे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए जख्मी हालत में जो बैटिंग करता रहा है, जो साजिद की गिव अप नहीं किया इसने। साजिद की अगर आप बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी आपकी पाकिस्तान में होनी है और दुबई में मैचेस होने हैं। ये प्लेयर मस्ट आपकी टीम में आता है चाहिए, और आपको 6-7वें नंबर पे आपका कोई टेल में ऐसा नहीं है जो बड़ी हिटिंग कर सकता हो, और ये ओडीआई में आपको बड़ी हिटिंग चाहिए होती है। और साजिद वाज द आइडियल कैंडिडेट कि आप उसको यूटिलाइज करें इस नंबर पे। आपने इतना इन्वेस्ट किया शादाब के ऊपर। मैं अभी भी मानता हूँ अगर शादाब फिट है, वीडियोस जारी कर रहे हैं और वो इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि लोग बाद में ये ना कहें कि नहीं आपने उन्हें किस बेस पे सिलेक्ट कर रही, क्योंकि आपने सिलेक्ट तो करना मेरे सोर्सेज के मुताबिक शादाब को ग्रीन सिग्नल मिल गया हुआ है। और हाँ, शादाब भी है, फखर भी है और इमाम भी है। हाँ, लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो साजिद आपको नहीं नजर आएगा। आपको कोई और प्लेयर जो ग्रास रूट लेवल से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको हर वो प्लेयर नजर आएगा जो वहां पर मतलब हमेशा से खैर रहे हैं। अच्छा, एक मैं ऐड करता चलूं, इसमें फैसल अकरम को हमें नहीं भूलना चाहिए। उस बच्चे ने जो परफॉर्म किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक तो हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रोड्यूस ही नहीं किए, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है खेलने। कुलदीप को देख लें, शमसी जब फॉर्म में था तो ये खेलना सबसे मुश्किल बॉलर है, और उसका जितना कंट्रोल खूबसूरत था और उसके पास जो लेग ब्रेक था, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये सुफियान से बहुत बेहतर बॉलर है फैसल अकरम। सिर्फ करना क्या था, आपने उसको कॉन्फिडेंस देना था। उसने अच्छा परफॉर्म किया ओडीआई में। आपने किस बेसिस के ऊपर उसको साउथ अफ्रीका सीरीज में सेलेक्ट नहीं किया? और अगर आप सुफियान के साथ साथ सुफियान को भी कैरी करें, आप साथ दोनों को कैरी कर सकते हैं। किसी को आप ओडीआई खिलाएं, किसी को T20 खिलाएं, बट लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर आपका जो रिस्ट स्पिनर होता है वो ज्यादा सूटेबल होता है। तो आप फैसल अकरम को कंटिन्यूसली कैरी करते, खिलाते, मेरा ख्याल है कि आपके शायद फ्यूचर का बेस्ट ऑफ स्पिनर बन सकता है। कई दफा आपकी आई होती है कि आप किसी स्पिनर को, बॉलर को, बैटर को देखते हो, हुरैरा लड़का है आपका चैंपियन ट्रॉफी में, जिसमें बेशक कभी रन नहीं किए, लेकिन अगर उसके 2-3 साल का सीजन देखे, उसके अंदर टैलेंट है। ऐसे बच्चे को आप साथ कैरी करें। हैदर अली ने अब अच्छा परफॉर्म कर लिया, उसको T20 के लिए मोहम्मद हसनैन है। हमारे पास कई ऐसे नाम है देखें जो हमारे लिए बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑप्शंस में सूटेबल रहते हैं, फील्डिंग में सूटेबल रहते हैं। हमें बस हमने ये चैंपियंस कप पे खड़ा कर दिया है ना, जहाँ पर हमें लगता है कि खिलाड़ी जो है वो इसका कैलिबर तो है सिलेक्शन का, लेकिन अब हमें किसी और को शामिल करना है तो उसको हम चैंपियंस कप में मतलब ज़बरदस्ती धकेल देते हैं। लेकिन चले इसके साथ जो है वो आई गेस के हमें डिस्कस करना चाहिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी, क्योंकि अभी उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल थी। मतलब काफ़ी हद तक अगर रन्स बन जाते तो इतना मुश्किल नहीं था, बट आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि सडनली कोई रन्स ही नहीं कर पाया, कोई जायसवाल का साथ ही नहीं दे पाया और सडनली तमाम विकेट्स गिर गई और इंडिया जो है वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो तकरीबन जीत के नज़दीक था या ड्रॉ के नज़दीक था वो हार गया। क्या रीज़न हुई है कि सडनली इतनी तेज़ी से विकेट्स जो है वो गिरना शुरू हो गई? देखिए, पहले टेस्ट मैच के अलावा आप बाकी तीनों टेस्ट मैच देख लें तो भारत इसी पोजीशन में था, लेकिन पर्थ में तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस। पहला टेस्ट में वो अच्छा खेल गया क्योंकि पर्थ दुनिया की सबसे तेज पिच है, उनके बॉलर को वो सूट की कंडीशन। बुमराह आउटस्टैंडिंग स्पेल कर गया। बुमराह मैं मानता हूँ कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस टाइम पे। उसको ऐसी कंडीशन जब मिल जाती है तो बहुत लीथल हो जाता है। अभी भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये शायद भारतीय जो फैंस हैं उनको बहुत बुरा लगेगा, विराट कोहली और शर्मा की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ अपने नाम के ऊपर खेल रहे हैं। अब ये देखें ना कि जिस तरह जायसवाल ने इनिंग्स खेली है, पहले टेस्ट मैच में देखें, अभी दोनों इनिंग्स में देखें, इस तरह 85 और 88 की इनिंग्स खेली, वो बता रहा है कि दुनिया की क्रिकेट कैसे खेलनी है। इवन जो रेडी की इनिंग्स थी, इस तरह उसने शो किया किस कंडीशन में आके। अब ये यंगस्टर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? एक तो वो दलेर हैं, यंग एज के अंदर आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ होते हैं, आपकी आई सेट होती है। अब ये जब आप एज्ड होते हो, जब 35 प्लस हो जाते हो तो आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। अब जैसे रोहित शर्मा दुनिया में सबसे अच्छी पुल और हुक मारता था, चाहे वो 150 का पेस आ रहा है, वो उठा के जितनी मर्जी बड़ी बाउंड्री वो बाहर फेंकता था। अब क्या हो रहा है? वही शर्मा कभी कैच पकड़ा देता है। दुनिया की बेस्ट कवर ड्राइव या कवर खेलता था विराट कोहली, अब क्या हो रहा है? वही उसका वीक पॉइंट बन चुका है और वो कैच पीछे पकड़ा रहा है। तो होता क्या है, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो आपकी रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। आप जिस बॉल को, जब बैट आपका तेज़ आता है वो स्लो आना शुरू हो जाता है, आपकी फीट मूवमेंट नहीं होती, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो कहती है वो वीक हो जाती है। तो कई स्प्लिट सेकंड की तो गेम है, वो जितना तेज़ी से बॉल आ रहा है इतनी जल्दी आपने रिस्पॉन्स करना है। तो प्रॉब्लम ये आ गया। अब भारत को ये डिसीजन कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, क्या हमने इन्हीं प्लेयर के साथ परसिस्टेंट रहना है? मेरा मानना ये है, मेरी नज़र ये कहती है कि भारत इनके साथ अब कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआई में शायद
क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, वो शायद इनको कहीं बैटिंग पिचेस मिल जाएं यूएई वाली सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की जैसे अपनी कंडीशन है तो कुछ रन कर पाएंगे। आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने इनके घर में आके इनको मारा, जिस तरह उनको टेस्ट मैचेस हराए। वो क्या था कि आपके ये जितने भी सीनियर प्लेयर थे, सीनियर प्रोस थे, किसी ने भी रन नहीं किए, उधर भी नहीं किए। अब वक्त के साथ इनको मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन खुद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। असल में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं रोहित शर्मा की भी और विराट कोहली की भी कि बोर्ड को शायद कहते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि किस तरह इनसे कहा जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा, ये टाइम आया था इंडियन प्लेयर के ऊपर 2007-8 में भी, जब धोनी कैप्टन बने थे। तो इंडिया मुसलसल इसी तरह ही हारना शुरू हो गया था। तो धोनी को उन्होंने सोच आई, नई एक अप्रोच बनी माइंड की साइड की गेम की, तो धोनी को उन्होंने कप्तान बना दिया। धोनी को कप्तान बनाया तो उसने T20 जो पहला जीता था इंडिया, उसने तेंदुलकर को बाहर कर दिया, उसने अगर आप याद हो आपको तो ड्रेविड को बाहर कर दिया, गंगुली को बाहर कर दिया, उसने सारे प्लेयर बाहर कर दिए। उसने सारे बड़े प्लेयर जो थे वो बाहर कर दिए। इसी तरह ग्रेजुअली उसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर भी आस्ता आस्ता ये उसने अपनी अप्रोच लेके आया, यंगस्टर को इंडक्ट करता रहा। उससे क्या हुआ कि उसने एक टीम बिल्ड की यंगस्टर की, जिसमें उसने रोहित शर्मा को लेके आया, जिसमें विराट कोहली को लेके आया, इन सब लड़कों को बनाया धोनी ने। और 10-12 साल इंडिया ने फिर क्रिकेट पे राज किया। अब ये वो एग्जैक्ट वही 2007 की तरह 8 की तरह इंडिया पे टाइम आ चुका है कि अब इन सीनियर प्लेयर को जाना पड़ेगा। इवन दो मैं अपने, अगर इंडियन को बुरा लग रहा है तो मैं अपने प्लेयर की तरफ भी आ जाता हूँ। हमें भी शायद कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। रिजवान की शायद मैंने आपके शो में बात की थी, रिजवान को T20 से अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहिए। बाबर को मैं चले अभी फिर भी मार्जिन थोड़ा देता हूँ कि बाबर इज़ ए कंप्लीट बैट्समैन, उसके पास वो क्रिकेटिंग शॉट्स है, एज 29 है। अगर वो अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा भी मुझे नज़र इंटेंट उनकी थोड़ी चेंज नज़र आई है T20 में, अगर वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो बाबर भी अपने आप को लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ ले आए, ओडीआई और टेस्ट की तरफ ले आए। इसका फ़ायदा इनको है, इसलिए है कि इनके कैरियर पर लॉन्ग हो जाएंगे, अच्छे रन करेंगे, चीज़ बेहतर हो जाएगी। और ये जो बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे पास फिजान है, हसन नवाज लड़का है, हैदर अली है, ये वो बच्चे हैं जो T20 में बड़ा शानदार है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये भारत के साथ यही मसला आ रहा है। और दूसरा, भारत के पास एक्सप्रेस बॉलर नहीं है। सिर्फ एक बॉलर पे आप कैसे टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं? मतलब सिराज कभी अच्छा परफॉर्म करता, कभी नहीं करता। दूसरा, आपके पास सबसे अच्छी कमोडिटी थी वो आपके पास शामी था, मोहम्मद शामी। आपने वही पॉलिटिकल और दूसरी जो भी प्रॉब्लम थे इनकी, उस बेसिस पे उसको बाहर कर दिया। और रिजल्ट आप देख ले कि एक बॉलर के साथ आप खेल रहे हैं। फिर इसी तरह कुलदीप की मुझे समझ नहीं आती। कुलदीप एक ऐसा इनके पास बॉलर है जिसके पास विकेट टेकर बॉलर है। आपका हर फॉर्मेट में वो बंदा इंडक्ट होता है। आप ऐड किसी तरह वो टीम से बाहर नहीं होता, क्योंकि लेग ब्रेक बॉलर जब भी आएगा, और ख़ासतौर पे लेफ्ट आर्म जो है उसकी यूटिलिटी डबल हो जाती है। उसका कुछ जो एंगल बनता है, ख़ासतौर पे वो जो उनकी गुगली का एंगल है, वो बाहर निकलता है। वो खेलना बिल्कुल आसान नहीं है। तो जब आपकी सिलेक्शन कई दफ़ा ठीक नहीं होती तो हार की वजह वो बनती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो सीरीज़ भारत के लिए डन एंड डस्टेड है। तीनों, पिछला मैच भी उनको एडलेट वाला भी बारिश ने करम किया तो बच गए, नहीं तो अदरवाइज तो वो तो इससे भी बुरी तरह इन्होंने हारना था। और एक लास्ट होप उनके पास, अब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के वाले से बात करें, एक हमारी थी, हमने वो साथ नहीं दिया। और साउथ अफ्रीका तो हमने गवाया, हमने उनका भी काम गवा दिया। अब ये लेकिन अभी पॉसिबिलिटी भारत के पास अभी भी एक लाइव है कि वो लास्ट मैच जीतते हैं तो टाई हो जाएगा सीरीज जो है। फिर वो वेट करेंगे श्रीलंका की सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि श्रीलंका अपने घर में आसानी से नहीं हारता। शेर है इसमें कोई तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं तो भारत का चांस है। बट मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया इसका वेट नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह उनको प्रेशराइज किया हुआ है, वो इसी तरह और उनको प्रेशर में लाएंगे और लास्ट मैच जीत के वो सीरीज भी नाम करेंगे, और वो जो उनकी पॉसिबिलिटी है फाइनल में पहुंचने की उसको भी ख़त्म करेंगे। देखिए इरफान, ऑनेस्टली इट वाज अ ब्यूटीफुल एनालिसिस बाय यू। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे किसी को भी कोई एतराज़ होगा, क्योंकि हर बात बहुत बैलेंस्ड और बहुत रियलिटी बेस्ड है। विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत बड़े नाम है, उनको चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इनका टीम में होना जो है ना, वो एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालता है। और अभी क्योंकि कोच तब्दील हुआ है, गौतम गंभीर जब से आए हैं, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश सीरीज़ तो बहुत शानदार गई, लेकिन उसके बाद सडनली न्यूजीलैंड वाला पैच, देन दिस ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद
बाद ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जो मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया रोहित शर्मा, गौतम गंभीर एंड देन कि अगर ये बीजीटी हम हार जाते हैं तो फिर कोचिंग हमें किसके हवाले करनी है, तो कुछ इस किस्म के मामला भी चल रहे हैं। सो बेसिकली रोहित शर्मा का टीम में होना इसलिए भी कुछ इम्पैक्टफुल समझा जाता है बिकॉज अभी T20 में जैसे वो वर्ल्ड कप मतलब लेकर आए हैं, फिर उसके बाद उनका जो एक आगाज़ था 2024 का बहुत शानदार था, लेकिन उसके बाद अब जो सूरत हाल जा रही है, रोहित शर्मा इनफैक्ट ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद वो खुद ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। तो वही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को शायद रखा भी जा रहा है टीम में, मे बी दे डोंट वांट टू प्ले बट दे आर कंसिडर्ड टू प्ले क्योंकि एक इम्पैक्ट है उनका। बट ऑन द अदर साइड मेरा रखा इसी वजह से जा रहा है कि वो खेलना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े नाम हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, तो उनको सिर्फ मार्जिन दिया जा रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, वो इतना बड़ा नाम था कि बोर्ड इस पोजीशन में नहीं था कि उनको बोर्ड कह के आप चले जाएं, तो उन्होंने फिर वो लास्ट वर्ल्ड कप 2011 का खेला और उसके बाद चले गए। आल्दो के T20 में और टेस्ट में तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, बट फिर भी उनको थोड़ा सा कंटिन्यू किया गया और इनको भी वही पॉसिबिलिटी दी जा रही है। मेरा अपने ज़ाती राय के अंदर जब इन्होंने ये T20 वर्ल्ड कप जीता था तो दैट वाज द आइडियल टाइम। उस टाइम के साथ ये हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते तो इनके लिए एक बहुत अच्छा हैप्पी फेयरवेल होना था, एक वर्ल्ड कप की विक्ट्री के साथ हो जाना था। कोहली ने तो 2011 का वर्ल्ड कप भी टीम का पार्ट से, तो एक कैरियर के अंदर ये था कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप का जर्नी। ये 2024 का जो वर्ल्ड कप था ये भी विराट कोहली के लिए एक बहुत शानदार था बिकॉज उन्होंने लास्ट में जिस तरह से रन्स किए थे, विन-विन सिचुएशन थी दोनों तरफ से। लेकिन चलें, अब बैड पैच है, बट एक चीज़ है इसके अंदर कि जिस तरह से इंसल्ट जो मीडिया कर रहा है, Australian media, that is too much, that is out of the boundary line. I don't know कि why ICC is not taking any stance on this now, क्योंकि एक कमेंटेटर है वो एक प्लेयर को इंसल्ट कर रहा है कमेंट्री के दौरान, फिर आपका जितना भी वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं। इंडियन मीडिया नहीं देखा, सॉरी, आप इंडियन मीडिया देखें। मैं कल और परसों 2-3 दिन से फॉलो कर रहा था, वो अपने प्लेयरों को इतनी ज़्यादा फेयर बैचिंग कर रहे हैं तो शायद ऑस्ट्रेलियन मीडिया उतनी कर ही नहीं रहा, तो इंडियन मीडिया भी किसी तरह भी कम नहीं है, वो भी अपने प्लेयरों को किसी तरह नहीं माफ कर रहे। लेकिन कमेंटेटर्स तो नहीं कर रहे ना, मतलब एक कमेंटेटर अगर वो इस तरह से ऋषभ पंत के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी नामुनासिब है। एंड देन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया देखें वो जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं उस अंदाज में शायद इंडिया में तो हो रहा है ना, मतलब इंडिया की तो घर की बात है, वो तो करेंगे। हम पाकिस्तान जब मैच हारता है हमसे ज्यादा बैशिंग कोई नहीं करता है, तो वो तो घर की बात है। बट ऑस्ट्रेलिया अगर इफ दे आर विनिंग तो व्हाई डोंट दे कीप साइलेंट। मतलब उनसे पूछा गया, पहली बात तो ये सवाल ही गलत था कि आपको सिंपैथी नहीं फील हो रही है बुमराह के लिए, और फिर पैट कमिंस का कहना कि नहीं सिंपैथी नहीं हो रही, ऑल्दो वो तारीफ भी कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स को पूछेंगे कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन है तो वो विराट कोहली का नाम लेते हैं। देर इंस्पायर्ड ऑल्सो, वो इंस्पायर्ड भी बहुत हैं, फिर IPL में भी उनको जाना है आगे। और जब बात आती है ये BGT की तो उस वक्त जो उनका असल चेहरा सामने आता है, जो उनकी नफरत सामने आती है, वो भी एक चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए। और ICC को ये भी देखना चाहिए कि अगर एक प्लेयर्स इस किस्म के कुछ जो एक्शंस कर रहे हैं, अपनी बॉडी जेस्चर्स जो दे रहे हैं, आरंट दे प्रोवोकिंग, क्या वो गलत नहीं है? मतलब इफ़ यू आर लेबलिंग समवन ऑन द स्लेजिंग कि किसी को किसी ने पुश कर दिया या किसी ने ये बोल दिया, यहाँ पर स्लेजिंग हो गई है, तो वाई देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट ऑन दैट एक्शन जो एग्जैक्टली प्लेयर्स उस वक्त कर रहे थे? देखें, दोनों तरफ से है। ऑस्ट्रेलियन तो शुरू से रिनाउंड है इस तरह की स्लेजिंग के लिहाज से, बॉडी जेस्चर के लिहाज से, एग्रेशन के लिहाज से। इनको एक किस्म का कह रहे हैं कि वो विराट कोहली ने हाथ पकड़ा दिया ऐसी चीज़ करने के लिए जो उन्होंने वो उनके ओपनर कोस्टास के साथ किया, उसके बाद वो एक रिवेंज वाला जैसे होता है ना एलिमेंट, वो आपकी बात से मैं 100% एग्री कर रहा हूँ कि जो कमेंटेटर है उसका रोल डिफरेंट है, मीडिया का रोल डिफरेंट है, वो रिगार्डलेस के जिसने जो गलती की। और विराट कोहली तो खुद एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आइकॉनिक प्लेयर है कि उसको तो ऐसी चीज़ें, करोड़ों बच्चों के लिए वो रोल मॉडल है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह उस बच्चे का इंटरव्यू दिखा रहे थे कि वो कहता था कि अगर दुनिया में आपको 3 बंदों को कॉल करनी पड़े तो उसमें से एक उसने कोहली का भी नाम लिया था। जब आपका रोल मॉडल ही आके आपको शोल्डर मारेगा तो ऑब्वियसली एक मैसेज दुनिया को आप क्या दे रहे हैं। तो ये मिस्टेक चाहे वो डिफीट के डर से थी या जो भी रीज़न था, तो विराट कोहली से तो हुई। तो ये उनको एक मार्जिन दिया आपने खुद, और ऑस्ट्रेलिया ने उसको फिर कैपिटलाइज करते हुए, क्योंकि वो बाय नेचर उनके लोग इसी तरह अग्रेसिव हैं, वो अग्रेसिव आते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज उनकी इसी तरह ही है, वो स्लेजिंग भी करते हैं ड्यूरिंग द ग्राउंड। बट ग्राउंड में तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरत भी दिखता है। ग्राउंड में इसलिए खूबसूरत दिखता है कि थोड़ा एग्रेशन नज़र आता है, ज़रा मज़ा आता है, आपका इंटरेस्ट लाइव रहता है। बट आउट ऑफ द ग्राउंड कमेंटेटर के पॉइंट ऑफ बात करें, मीडिया के पार्ट में बात करें, तो एक डिसिप्लिनरी आपको बात करनी या बैलेंस बात करनी चाहिए, और जिसमें किसी का इंसल्टिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। और ये किसी ना किसी सिविलाइज नेशन की भी सब ये उसी की निशानी है कि आप एज ए कैसे
चीज़ों को लेके चलते हैं, आप अपना अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे। हाँ। खैर हमारे कल्चर में तो थोड़ा हम कोशिश करते हैं, बट हमारा समहाउ मीडिया में तो चले हो जाता है, सोशल मीडिया पे तो हमारा भी यही समहाउ रवैया। कोशिश यही होती है कि हम एटलीस्ट जो किसी अगर क्रेडिबिलिटी वाली जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं तो हम तस्दीक ना करें, हम इस्लाह ही करें जितनी हम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से खिलाड़ी खुद अपना बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट होता है, वो खुद जानता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है। जैसे विराट कोहली से मिस्टेक हुई तो मैंने देखा गवास्कर ने का उनका स्टेटमेंट थी कि ये बड़ी गलत हरकत थी। रवि शास्त्री का मैं उसी कमेंट्री के दौरान उन्होंने जब मैं पोस्ट मैच डिस्कशन उनके साथ हुई, जस्टिन लैंगर बैठे थे उनके साथ, उससे कहा जी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, जितना मैं ऑलमोस्ट 15-16 साल से इसको जानता हूँ कोहली को, तो ऐसी हरकत ये कर देगा। तो सबके लिए वो बड़ा एम्बैरसिंग था। इवन देखें ना, जब हम बात करते हैं कि आपका एक प्लेयर आपका एम्बेसडर भी है, और वो उनकी एक एक्ट ने सारों को एम्बैरस कर दिया। वो जितने उनके साथी कमेंटेटर थे, उनके जो सीनियर थे, वो भी उनको भी अपोलोजाइज करना पड़ा। वो भी ज़रा उस चीज़ को लेके उनके पास अल्फाज नहीं थे किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करें, तो उनको आपने खुद एक अपॉर्चुनिटी दे दी आपके खिलाफ बात करने के लिहाज से। तो ये एक दुनिया के लिए भी मैसेज है, आपके जितने प्लेयर हैं, जितने भी बच्चे कल को आते हैं क्रिकेट के अंदर कुछ अचीव करते हैं, तो उनको फिर मैं इसमें आइडियल देना चाहूँगा नाम, इसमें तेंदुलकर का आप ले सकते हैं, आप ब्रायन लारा का ले सकते हैं। आप ये ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने दुनिया में वो परफॉर्मेंसेस दी जो शायद तो दुनिया में किसी प्लेयर ने नहीं दी। आप इनका कंडक्ट देखें, सहवाग के भी चले बिट्स एंड पीसेस में, शुएब अख्तर के साथ लड़ाइयाँ हैं, ऐसे मामलात हैं, बट आपको एक सिंगल ऐसा एक्ट नज़र नहीं आएगा ब्रायन लारा का या सचिन तेंदुलकर का जिसमें आपको लगा हो क्या इनके एग्रेशन नहीं आए, इनको क्या नहीं बोला गया। वसीम भाई, वकार भाई, शुएब भाई बताते हैं हमने क्या क्या नहीं कहा इसको, लेकिन वो जिस तरह चीज़ों को कोप अप करते थे, लेके चलते थे, क्या वो नहीं हारते थे? वो ज़्यादा हारते थे। तो ये कई दफ़ा आपको, अगेन मैं वही कहूँगा कि आपको पाकिस्तान के साथ मैचेस खेले हुए हैं, बड़े बहुत ज़्यादा खेले और रेगुलर खेलते थे। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी का पर्सनली जो वो उसका सबसे बड़ा बहुत एग्जैक्टली शानदार था। धोनी से बड़ा प्लेयर ना सब कॉन्टिनेंट ने को प्रोड्यूस किया, उससे बड़ा प्लेयर अगर मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखता हूँ तो हमें ओबियसली खान साहब नज़र आते हैं कि जो गेम अवेयरनेस के लिहाज से जिस तरह उन्होंने टीम बिल्ड की, एक टीम का कंडक्ट बनाया। इसी तरह जब भारत की बात करते हैं तो भारत अगर जो भी क्रिकेट में अचीव किया है, अगर एक बंदा उनके सिस्टम से आउट कर दिया जाए, MS धोनी, तो भारत के पास तो बड़े से बड़े नाम आए वो नहीं लेके आए। आप उसका कंडक्ट देखें, चाहे विद इन टीम या आउटसाइड द टीम, किसी प्लेयर के साथ उसने किसी जगह पे भी, चाहे वो जीत रहा है उसने बुरा एटीट्यूड नहीं रखा, जहाँ वो हार रहा है तो उसने किसी अपने दूसरी टीम के साथ एग्रेशन शो नहीं किया। और मुझे तो ये मेरा मैं कहता हूँ इंडिया की सबसे इंतहाई बड़ी बदकिस्मती है जिस तरह उनको कप्तानी से हटाया गया। और ड्यूरिंग लास्ट सीरीज़ जो हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की और इनकी, तो उसमें उनको ड्यूरिंग सीरीज़ ही हटा के उन्होंने विराट कोहली को बना दिया। उनको लगता था कहीं ना कहीं कि हमारी जितनी विक्ट्रीज हमें मिल रही हैं ये विराट कोहली की वजह से मिल रही हैं। आल 2 के रन्स तो विराट कर रहा था, लेकिन पीछे जो एक कैप्टन था, हाथ था वो कैप्टन का था। ये उन्होंने गलती की हमारी तरह। जिस तरह हमने सरफराज को हटाया और बाबर को बनाया, हमें लगा कि हम भी यही करते हैं जैसे इंडिया ने किया। तो दोनों कंट्रीज ने सेम मिस्टेक की, उन्होंने उसको हटा के, धोनी को हटा के, हमने सरफराज को हटा के और अपने बेस्ट बैटर को कप्तान बना दिया। और हमें लगा कि शायद ये जो बैटर है ये हमें सब कुछ जिता भी रहा है और जिताएगा भी। और देखें हम दोनों क्लैप्स करके कंट्री। बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरह का धोनी जैसा बंदा जिसका ब्रेन था, आपके सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है? देख लें वो बोर्ड में किसी पोजीशन पे नहीं है, वो टीम के अंदर किसी सिस्टम पे नहीं है, उसको तो आपका स्ट्रेट वे जैसे ही वो कप्तानी से आपको हटाया था उसको किसी ना किसी रोल में ले आना चाहिए था। जैसे आपने ड्रेविड को दिया, ड्रेविड जैसे छोड़ा वो अंडर 19 की कप्तानी के लिए आगे 10-12 साल उन्होंने उधर, ये सारे बच्चे उनके तैयार किए हुए हैं, जितने लड़के अभी टीम में खेल रहे हैं ये सब राहुल ड्रेविड ने तैयार किए। अच्छा, उन्होंने उनके साथ क्या किया? उन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया, आपने हटा के अपनी पॉलिटिकल वो रीजन की वजह से, एफिलिएशन की वजह से गौतम गंभीर को लगा दिया। तो जो हम अपने सिस्टम में ब्लंडर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, सिमिलरली लाइकवाइज भारत भी अपने कंट्री में कर रहा है। तो धोनी के सिस्टम में ना आना इससे बड़ा क्राइम नहीं है उनकी क्रिकेट के लिए। ये शायद मुझे लगता है जो डिजास्टर कहीं ना कहीं उनके क्रिकेट में आ रहा है, इसी वजह से है कि जो राइट पर्सन वो राइट जॉब हम बात करते हैं वो नहीं किया जाता। इसी तरह हमारे सिस्टम में भी कुछ ऐसे लोगों को इंडक्ट किया गया जिनकी जगह नहीं बनती थी, वो आके प्रॉब्लम। अब जैसे देखें आकिब जावेद थोड़ा सा राइट बंदा नजर आया ना सारी ऑप्शन में से, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया ना, इतना सा डिफरेंस होता है। आप किसी नाड़ी को लगा देंगे जो ईगो रखता है या जिसको काम अच्छे तरीके से नहीं आता,
वो सारा सिस्टम आपका डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब ये ना कि जरूरी नहीं है अगर कोई प्लेयर अच्छा है तो कप्तान अच्छा होगा, अगर कोई कप्तान अच्छा है तो वो प्लेयर अच्छा होगा। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग भी खैर हमें नजर आते हैं जो ना कप्तान अच्छे होते हैं ना प्लेयर अच्छे होते हैं। अच्छा, जाते हुए एक सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्योंकि इस वक्त रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर बहुत बात हो रही है और दूसरी जानिब शान मसूद की कैप्टनसी पर बहुत बात हो रही है, दोनों के ऊपर सवाल है कि पाकिस्तान में शान मसूद अगर कैप्टन नहीं होते हैं टेस्ट में तो कौन बेहतर कप्तान आपको लगता है कि ये होना चाहिए, और ये सेम गोज विद इंडिया कि अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते हैं तो फिर कैप्टन किसको होना चाहिए? पाकिस्तान में तो बड़ा सिंपल है जी, आपको मोहम्मद रिजवान मेरा ख्याल है स्ट्रेट अवे इवन इन द टेस्ट। जी यस ऑफ कोर्स, आपके ऑप्शन ही कोई नहीं है आपके पास। तो रिजवान ने ओडीआई में प्रूव कर दी है, और मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था हैविंग सेड दैट कि रिजवान को तो आपको खुद सोचना चाहिए, अपने आप को लिमिटाइज कर ले टेस्ट और ओडीआई के लिए। T20 तो उनको छोड़ देना चाहिए, उसमें तो दोनों टेस्ट मैच, दोनों जो T20 हम हारे रिजवान की वजह से हारे हैं। तो जो परफॉर्मेंस उनकी ओडीआई टेस्ट में है बहुत शानदार है, वो कप्तान भी बने, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो पाकिस्तान में तो मसला नहीं है। इंडिया में मेरा ख्याल है कि आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो मेरा ख्याल है पैंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हाँ उसने जो उनकी आईपीएल में भी विकेट्स अच्छी कप्तानी की है, कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं, क्योंकि उसके अलावा केएल राहुल है, केएल राहुल की अपनी जगह टीम में नहीं बन रही, कई अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस है। तो इंडिया तो मेरा ख्याल है इस ऑप्शन के लिए ज़्यादा जोर देगा और गौर भी कर रहा होगा किस ऑप्शन की तरफ जाना है। अदरवाइज बुमराह का है, बुमराह को मेक शिफ्ट के लिए बना सकते हैं। बुमराह का कैरियर भी शायद मुझे नहीं 2-3 साल से ज़्यादा लगता। भारत एक चीज़ करता है कि वो कैप्टन हमारी तरह नहीं बना रहा। अब आपने देखें कि गंगुली का जो टेन्योर था वो 5, 6, 7 साल का था, और इसी तरह आप देखें कि फिर उसके बाद जब धोनी आए तो धोनी ने कम से कम 11 साल लंबी कप्तानी की। ठीक है, इसी तरह अब अगर वो करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो शर्मा भी उनके 6-7 साल कर गए हैं। अगर बुमराह वैसे तो आइडियल कैंडिडेट है होना, अभी ये तो सीरीज भी उसी को करनी चाहिए थी, लेकिन बुमराह का मुझे फ्यूचर ज़्यादा लंबा नज़र नहीं आ रहा। 2-2.5 साल से ज़्यादा उनका कैरियर है नहीं है। हाँ ये ज़रूर कर सकता है अगेन कि बुमराह को बना के आप साथ पैरेलल बनाए। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके सिस्टम ने एक और प्लेयर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की, और शायद उसी भेंट चढ़ गया, वो है आपका हार्दिक पांड्या। अगर इस टीम के अंदर हार्दिक पांड्या होता, मैं आपको रिटर्न देता हूं कि इंडिया ये मैचेस ना हारता। और आप देखें कि उसका भी चलें। अब अगेन उनके पास तो यही जस्टिफिकेशन होगी जी एटीट्यूड का मसला है, फलाना नहीं है, नहीं, लेकिन वाकई एटीट्यूड ही काम आना था यहाँ। लेकिन आप देखें T20 वर्ल्ड कप उसने जिताया ठीक है, उसने उसकी जितनी परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की है 6-7वें नंबर पे आके, नॉट विद द बैटिंग, बॉलिंग में भी, इवन फाइनल के अंदर भी जिस तरह उसने आके बुमराह के साथ स्पेल किया था, आखिरी ओवर और थर्ड लास्ट ओवर किया था, वो शानदार था। उसमें उसने आउट भी करके दिए, विकेट्स, रन्स भी रोके। तो आपको वैसे फ्यूचर कैप्टन तो बेस्ट वही था। तो ये मेरा ख्याल है कि भारत ने भी सेम वही मिस्टेक की हैं, उसके साथ कैरी करते तो वो अच्छा हो सकता था। बिल्कुल सही इरफान, इट वाज रियली एन इम्प्रेसिव एनालिसिस बाय यू टुडे, और मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट हर पॉइंट कवर किया है। और कमेंट्स में आप सब लोग ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक इफ रोहित शर्मा रिटायर्स और लीव्स द कैप्टनसी, तो कैप्टन कौन हो सकता है भारत की जानिब से। सेम गोज विद पाकिस्तान में टेस्ट का कैप्टन कौन हो सकता है। इसी के साथ मुझे और इरफान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।